दोस्तों नमस्कार। विपक्ष को साधना है या खुद को बचाना है? बीते 10 बरस की राजनीति में यह दोनों बातें कहीं नहीं थी। हां, विपक्ष को निशाने पर लेने की परिस्थितियां जांच एजेंसियों के जरिए जरूर इस देश में शुरू हुई। मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा और इस देश के तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट सीबीआई और ईडी की फाइलों में दर्ज होती चली गई, जो पूरी लिस्ट इस देश में सुप्रीम कोर्ट तक को सौंपी भी गई। लेकिन बीते 10 बरस की राजनीति में जो कुछ भी हुआ, मौजूदा वक्त में आप उसे भूल जाइए। ये राजनीति के तौर तरीके बिल्कुल नए रास्तों पर निकल पड़े हैं। इन रास्तों का मतलब यह नहीं है कि विपक्ष को अब कैसे बांधा जाए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि खुद को कैसे बचाया जाए, और इस बचाने की प्रक्रिया में क्या सरकार कहीं ज्यादा एग्रेसिव होगी, यानी कहीं ज्यादा कड़े कदम उठाने की दिशा में वह बढ़ जाएगी? यह सवाल हर किसी को परेशान भी कर रहा है और हर किसी को मौका भी दे रहा है। परेशान तो इस देश की नौकरशाही है, जिसे एक बात समझ में आ नहीं रही है कि क्या वाकई इस देश में लगातार राजनीति को साधते हुए अपनी कुर्सी को बचाने की प्रक्रिया के साथ ही इस देश की पॉलिसी बनती है और चलती है? कल कैबिनेट की बैठक हुई। इस देश में कॉरपोरेट का योगदान मौजूदा सरकार के साथ कितना मजबूत है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब नया सवाल यह है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो या इस देश का कोर सेक्टर हो जो 8 क्षेत्रों को घेरता है, या फिर इस देश के भीतर में शेयर बाजार ही क्यों ना हो, लेकिन इन सब से हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता सरकार ने कॉरपोरेट के लिए पकड़ लिया है। और जो रकम कल कैबिनेट ने पास की वो 50,655 करोड़ रुपए की है। यानी ये पहली किस्त है, यानी ये पहला कदम है जो कॉरपोरेट के लिए एक अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को बनाने की दिशा में कदम उठाता है। और उसमें भी खास तौर से सड़क और पुलों का जिक्र है। यानी इस देश के भीतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीते 10 बरस में खड़ा हुआ, वो कैसे प्राकृतिक आपदाओं के सामने ढहते हुए और गिरते हुए नजर आया। कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत इस दौर में निकल कर आई। क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि हिमाचल में जो अलग अलग तरीके से कॉरपोरेट जिस कंस्ट्रक्शन में लगे थे या जिन प्रोजेक्टों में लगे थे, क्या उसका भी कोई योगदान है जो हिमाचल में त्रासदी हुई? इस दौर में जो वायनाड में हुआ, उन परिस्थितियों को लेकर तो लगातार केंद्र सरकार केरल सरकार से दो दो हाथ कर रही है कि हमने आपको जानकारी दी थी। लेकिन इस देश के भीतर में 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्राकृतिक आपदा ने बरसात की ही शक्ल में सब कुछ धो डाला। तो क्या मौसम अनुकूल इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है? जी नहीं। इस देश में कॉरपोरेट का योगदान राजनीतिक तौर पर है। यह पहला सवाल अपने जहन में आप बैठा लीजिए। दूसरा सवाल, इस देश में जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। एक दिन के लिए उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वक्त निकाला, वो वहां मीटिंग करने जरूर गए, लेकिन 24 घंटे के भीतर वो वापस लौट भी आए। और उसके बाद बरस बीत गया, फिर एक और बरस बीत गया, लेकिन परिस्थिति प्रधानमंत्री की कभी ऐसी बनी नहीं कि वो मणिपुर जाएं। इस देश में प्राकृतिक आपदा से 300 से ज्यादा लोगों की मौत एक जगह पर हो जाए और वहां भी प्रधानमंत्री ना जाएं। इस देश के भीतर में हिमाचल जैसी जगह पे, जहां पे मौतों का सिलसिला इस दौर में अलग अलग तरीके से घटनाओं के साथ जुड़कर आ रहा है, वहां पर भी केंद्र सरकार की मौजूदगी किस रूप में है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह भी एक सवाल है। तो पहला सवाल जो था वो कॉरपोरेट का था। दूसरा सवाल यह है कि इस दौर में राहुल गांधी इन तमाम जगहों पर क्यों जाते हैं और क्या उनके जाने से स्थितियां अनुकूल हो जाती है, जबकि पैसा केंद्र सरकार को देना है। इस देश के भीतर में तमाम त्रासदियों को रोकने के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो केंद्र सरकार को निर्णय लेने हैं। लेकिन केंद्र सरकार अगर वहां पर
अपनी आंखों से देख पाने की स्थिति में नहीं है और वो रिपोर्ट के आश्रय कदम उठा रही है, तो दूसरा मैसेज यहीं से निकलता है कि आखिर इस देश के प्रधानमंत्री हैं कौन। और इससे जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौर में प्रधानमंत्री सार्वजनिक जगहों पर बचते हुए उन जगहों पर जरूर भाषण दे रहे हैं जो बंद कमरों में होता है। आज भी वो बता रहे थे कि भारत के एक वक्त की परिस्थिति तो ऐसी थी जब भारत में अनाज का संकट था और अब दुनिया के अनाज के संकट को पूरा करने के लिए भारत ही दुनिया का एकमात्र देश है। लेकिन इन बातों के इर्द गिर्द तीसरा बड़ा सवाल है क्या? तीसरा बड़ा सवाल कहीं यह तो नहीं है कि इस देश का गृह मंत्रालय इतना ज्यादा सक्रिय हो चला है कि अब उसे यह बात समझ में आ गई है कि बतौर गृह मंत्रालय इस देश के भीतर में विपक्ष की राजनीति को साधा जा सकता है और निशाने पर पूरा विपक्ष इस दौर में आकर खड़ा है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। वक्त कम इसलिए है क्योंकि 3 महीने के बाद जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन चुनाव परिणामों का असर केंद्र पर पड़ने वाला है और अगर केंद्र पर उसका असर पड़े तो उससे पहले कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ा कदम अगर केंद्र सरकार उठा ले तो सबका ध्यान उस दिशा में जाएगा या फिर इंडिया उससे टूट जाएगा। यहां पर भी दो राहे पर सरकार खड़ी हुई है। राहुल गांधी की अपने को लेकर चिंता की कहां पर छापा पड़ेगा, उसके आगे की लकीर यह है कि इंडिया गठबंधन के भीतर जो 2 राज्य हैं, खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर शरद पवार का भी नाम जांच एजेंसी की फाइल में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी जांच एजेंसी की फाइल में है और दोनों जगहों की राजनीति बताने लगी है कि दरअसल बीजेपी के लिए इन दोनों ही राज्यों में बड़ी मुश्किल है और अगर दोनों राज्यों में बीजेपी हार जाती है और वहां पर कोई चेहरा दूसरा है नहीं सिवाय इस देश के प्रधानमंत्री के और उसी आश्रय बीजेपी है और उसी आश्रय बीजेपी के वो तमाम नेता होंगे जो चुनाव मैदान में होंगे जिन्हें टिकट मिलेगा। और पहले राउंड में जानकारी जो हासिल की गई उसमें सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की साख अभी भी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं ज्यादा है। यानी बीजेपी के भीतर का कोई नेता यह कह पाने की स्थिति में है नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी से हटकर कोई दूसरा चेहरा चलेगा या नहीं चलेगा। और इस घटनाक्रम के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार उस रूप में मजबूत नहीं थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गृहमंत्री कहिए, जैसे ही गृहमंत्री ने कहा इस देश में करप्शन का जो धारा निकलती है वो तो शरद पवार के जरिए ही निकलती है और उसके बाद शरद पवार ने अमित शाह को यानी गृह मंत्री को तड़ीपार कर कहते हुए इस बात का जिक्र कर दिया कि इस शख्स को बोलने की ताकत कैसे मिल गई और ये गृह मंत्री कैसे बन गए। इन 3 सवालों के इर्द गिर्द कॉरपोरेट है, प्रधानमंत्री की परिस्थितियां और उनकी पहल है, उसके समानांतर राहुल गांधी का घूमना है और तीसरी परिस्थिति गृह मंत्रालय यानी इस देश के गृह मंत्री की राजनीतिक पहल है। इन 3 परिस्थितियों के भीतर एक एक परिस्थिति को आज समझने की जरूरत है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। वायनाड की यह तस्वीर डराती भी है। ठीक वैसे ही जो बिल्कुल अलग अलग आदिवासी समुदायों के भीतर या फिर क्रिश्चियन और आदिवासियों के भीतर मणिपुर की जो पहली तस्वीर उभरी थी उसने भी इस देश को डरा दिया था कि इस तरीके से हिंसा कैसे हो सकती है। और दूसरी तरफ वायनाड की तस्वीर जहां पर राहुल गांधी कल घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, वहां पर दिखाई देता है कि जैसे पूरी सभ्यता ही जमीन ने लील ली है। असल में राहुल की लोकप्रियता या राहुल से जुड़े हुए सवाल
दिल्ली को इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तर्ज पर लोकप्रिय हो चले और उनके बेटे जिस लिहाज से वहां पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, उनकी सक्रियता ने दिल्ली के भीतर एक बेचैनी पैदा कर दी है कि इसके बाद वो कौन सा राज्य बचेगा जो कि बीजेपी के लिए एटीएम हो। क्योंकि ध्यान दीजिए, सबसे ताकतवर राज्यों में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, हरियाणा है। और अगर महाराष्ट्र और हरियाणा भी चला गया तो कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना तो दक्षिण के ये तीन राज्य थे ही नहीं। और यहां पर उत्तर भारत के भीतर या दक्षिण भारत के भीतर से अगर परिस्थिति को टटोलिए तो उसके बाद इस पूरे हिस्से में सिर्फ एक उत्तर प्रदेश बचता है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर कौन सी राजनीति साधी जाए जिससे उत्तर प्रदेश की जमीन बीजेपी के लिए बनी रह जाए? रास्ता तो उसका भी टटोला जा रहा है और अयोध्या को नए तरीके से परिभाषित समाजवादी पार्टी या कहें इंडिया गठबंधन के दायरे में ही करने के लिए बीजेपी निकल पड़ी है। और इसमें बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल अगर कल अयोध्या जाएंगे तो सवाल उसके आगे का है कि उस अयोध्या को लेकर जहां राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र बीजेपी करती थी, उस दौर में वो कहती रही हमारी सत्ता, हमारी सरकार, हमारी राजनीतिक जमीन, एक झटके में उसमें भी परिवर्तन आ गया। दरअसल ये पूरा परिवर्तन एक झटके में नहीं बल्कि बहुत धीरे धीरे अब दिल्ली की सत्ता को परेशान कर रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका राजनीतिक तौर पर और बतौर प्रधानमंत्री इस देश के भीतर कैसी है या कैसी होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी को अभी तक लगते रहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी चुनावी जीत की गारंटी है, लेकिन इस चुनाव में जब वो गारंटी डगमगाने लगी और जो नारे प्रधानमंत्री लगातार दे रहे थे, उन नारों की शक्ल में इस देश की हकीकत जो सामने आने लगी वह विकसित भारत को भी डराने लगी। क्योंकि विकसित भारत का एक आंकड़ा आप समझ लीजिए, इस देश के भीतर में बीते 10 बरस में 15 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। पहले राउंड में यानी 2014 के चुनाव के बाद से 2019 के चुनाव तक यानी मार्च के महीने तक 6,70,000 लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। और 2019 के बाद से बीच में कोविड काल भी जोड़ लीजिए, जिस बरस सबसे कम लगभग 82,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी, उस पूरे टर्म में यानी इस 5 बरस में 8,31,000 और दोनों को मिलाइएगा तो 15 लाख पार कर जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में भारत के लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि नागरिकता छोड़ी, महत्वपूर्ण यह है कि वजह क्या है। और विकसित भारत की जो परिस्थिति इस दौर में लगातार सरकार बेहतर इकोनॉमी के साथ बता रही थी, उस इकोनॉमी के लिए सामने मेडल के तौर पर तो कॉरपोरेट ही है। तो कैबिनेट की कल जो बैठक हुई उसमें कॉरपोरेट के लिए जो हजारों करोड़ का रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खोला गया 50,655 करोड़ का, वो दरअसल पहली किस्त हमने इसलिए क्या क्योंकि अब इसमें रवानगी आने वाली है। यहीं पर दूसरा सवाल एक और आ जाएगा, तो क्या कॉरपोरेट ही इस देश को चला रहा है? यानी जो चेहरा चुनाव जिता सकता था वो नहीं जिता पा रहा है। यह सवाल बीजेपी के भीतर है। इससे परेशान गृह मंत्रालय भी है कि उसके लिए कोई पॉलिटिकल रास्ता बनाना होगा। दूसरी तरफ कॉरपोरेट के लिए सब कुछ खोल दीजिए, चाहे इस देश का कोर सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ में क्यों ना हो। पिछले महीने की तुलना में इस महीने 4% नीचे आ गया ग्रोथ रेट। तो क्या ये एक बिल्कुल नई परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो गई है, जहां पर किस रास्ते बीजेपी को आने वाले वक्त की राजनीति तो छोड़ दीजिए, मौजूदा वक्त में अपनी साख को बनाए रखने के लिए किस डिजाइन में चलना है? और उस डिजाइन की वजह जो है, जो लोग छोड़ रहे हैं, जाहिर है उसमें करोड़पति लोग ही ज्यादा हैं, या कहें करोड़पति और अरबपति ही हैं। लेकिन अगर वो 5 सवाल जो खड़ा कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल इस देश के भीतर इतना पैसा होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। दूसरा सवाल कह रहे हैं इस देश के भीतर में जो टैक्स
जितनी बड़ी तादाद में है, उस टैक्स को लेने के बाद उनको सिवाय घाटे के कुछ नहीं, कोई बेनिफिट होता नहीं है, सिवाय टैक्स दर टैक्स देते चले जाइए। और इस देश के भीतर में बिजनेस करने की संभावनाएं भी खत्म हो चली हैं, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। तो 15 लाख लोग इन 3 वजहों से गए। 2 वजह और भी है। विदेशों में अच्छी पढ़ाई है, सेफ्टी और सिक्योरिटी है, जो यहां नहीं है। यानी पूरे विकसित भारत के ढांचे को ये 5 सवाल अपने आप में ढा देते हैं। और जाने वाला तबका ही दरअसल उस इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव है जिस इकोनॉमी को लेकर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यानी ध्यान दीजिए, एक झटके में आपके सामने 3-4 ऐसे सवाल आकर खड़े हो जाएंगे जो दिल्ली की सत्ता को डराने लगे हैं। और इसीलिए क्या गृह मंत्रालय इसीलिए सक्रिय हो चला है, और इसीलिए राहुल गांधी को आधी रात में डर लगा, और इसीलिए अब वो शरद पवार हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या फिर जो सवाल दिल्ली की सत्ता को लेकर अरविंद केजरीवाल को लेकर था कि इनकी रिहाई होगी या नहीं होगी, तो मान लीजिए नहीं होगी। दिल्ली चुनाव तक चीजें चलती चली जाएंगी, लेकिन रिहाई नहीं होगी। वो चाहे मनीष सिसोदिया को भी साथ आप जोड़ लीजिए। यानी राजनीति अपने आप को मजबूत करने की राजनीतिक तौर तरीकों के आसरे बीते 10 बरस में जो होते रहा वो चलते रहा। लेकिन अब सामने वाले को कमजोर करके अपनी कमजोरी को छुपाने की राजनीति का नया हथियार आपको सामने लाना होगा। और जाहिर है यहीं पर वो सवाल कॉरपोरेट और पूंजी का आता है। और शायद इस दौर में सबसे बड़ा सवाल मीडिया का भी आता है, जो एक झटके में सरकार के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि बीते 10 बरस में उन्होंने जो कुछ भी सरकार के लिए किया, उन्हें पता है कि अब उन्हें सरकार बदलने के साथ कोई मान्यता मिलने वाली है नहीं। और यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि बार बार राहुल गांधी का वो वक्तव्य हर किसी के जहन में है कि ईडी दफ्तर गए तो वहां जाकर भी उन्होंने कहा मैं देखने आया हूं कौन अधिकारी हैं, और उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सत्ता में आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। यानी यह मैसेज एक ऐसे राजनीतिक टकराव की परिस्थिति से निकलकर अब उन फाइलों की दिशा में बढ़ गया है जहां पर इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए या जेल में डाला जाए। क्योंकि अगर आपने अब एक सामान्य सी राजनीति की, पूछताछ भर की राजनीति की, तो इससे बात बनेगी नहीं और कोई मैसेज कैडर में जाएगा नहीं। और कैडर के भीतर, कैडर का मतलब है जो मानकर चलते हैं वो बीजेपी के लिए ही बने हैं। वो किसी भी परिस्थिति में कैसी भी गवर्नेंस करे, उन्हें मंजूर नहीं है कांग्रेस, उन्हें मंजूर नहीं है कांग्रेस के साथ खड़े हुए इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल। यह अलग मसला है कि उन तमाम राजनीतिक दलों में से कई लोग निकलकर बीजेपी के साथ आएंगे तो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन सवाल वहां सत्ता का है। यहां सवाल उस सोच का है जिस सोच और परसेप्शन को बीते 10 बरस में लगातार बड़ा किया गया। अब उस सोच और परसेप्शन के सामने एक संकट आ गया है कि वह खुद को बनाए रखने के लिए वह कौन से माध्यम को चुने, या किस विचारों को आगे ले जाए, या किस फिलॉसफी या किस थ्योरी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करे। क्योंकि सारी एजेंसी उसके पास है, पुलिस उसके पास है, सिक्योरिटीज उसके पास है, जैसे चाहे केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। यानी बीते 10 बरस में ध्यान दीजिए तो गांधी परिवार के करप्शन और गांधी परिवार पर अटैक 2013 से लेकर 2024 तक की प्रक्रिया में कौन नहीं मानता था 2013-14 में कि वडेरा जो है उन्होंने करप्शन नहीं किया होगा। कौन नहीं मानता था उस दौर में जो करप्शन 2G का निकल कर आया या कोयले का निकल कर आया, उस दौर की कांग्रेस सरकार ने करप्शन नहीं किया होगा। कॉमनवेल्थ का मसला था या आदर्श घोटाला था, कौन नहीं मानता था? हर कोई मानते थे कि हां गड़बड़ी तो हुई है। लेकिन सवाल है इन 10 वर्षों में कोई कार्रवाई अगर किसी के खिलाफ नहीं हुई, सिवाय पूछताछ के आगे बढ़ी नहीं। अदालत तक जाने की परिस्थिति में केंद्र सरकार सबको लेकर आ नहीं पाई, क्योंकि क्या उन्हें पता था कि वह एक पॉलिटिकल परसेप्शन था और उसको उस रूप में खड़ा किया गया था जो मौजूदा वक्त में अब उस राजनीति को दोहराने में घाटा हो जाएगा। यानी पुराने 10 बरस की पूरी राजनीति मौजूदा वक्त में ढह के गिर चुकी है। और एक सवाल यह भी है कि अब आप परिवारवाद कैसे कहेंगे?
परिवारवाद की फिलॉसफी तो बीजेपी के भीतर भी समा गई। अब आप करप्शन की परिस्थिति में कैसे लाएंगे जब आपने करप्शन की संस्थागत यानी उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जो किया कॉरपोरेट के आश्रय को, किस देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा और इस देश में ढहता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक बार फिर कैबिनेट की बैठक में 50,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान हो जाना, यह एक बेसिक परिस्थिति है कि किसी देश के डेवलपमेंट को लेकर कॉरपोरेट के आश्रय पूरी इकोनॉमी को आप कॉरपोरेट के लिए चलाने लग जाएं तो असमानता और गरीबी कितने व्यापक तौर पर होगी, अब इसको कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सब कुछ सबकी आंखों के सामने है। ऐसे में 3-4 सवाल, जो सबसे बड़े सवाल आखिर में आपके जहन में उठ रहे होंगे कि आखिर होगा क्या। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी की साख कैसे लौटे, और साख लौटेगी तभी जब वो कार्रवाई खुले तौर पर इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी को लेकर होगी, क्या तभी साख लौटेगी? यह पहला सवाल दिल्ली सरकार को परेशान कर रहा है। दूसरा सवाल, क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा जिसके आश्रय वो भविष्य की राजनीति को कर सके, इसीलिए अब ऐसे कदम उठाने की जरूरत आ चुकी है जहां पर आर पार की लड़ाई लड़ ली जाए, और उसमें फिर वही सवाल है, वही फाइल है, वही दस्तावेज है, लेकिन सब कुछ अपने अनुकूल है, तो फिर रास्ता अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको उस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुद्दा बन जाएगा भारत की राजनीति के भीतर में। और तीसरा और चौथा सवाल सरकार को परेशान कर रहा है। यह परेशानी का सबब यह है केंद्र सरकार के लिए कि अगर वो इस कदम की दिशा में बढ़ते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र के भीतर जनता की भावनाएं जो शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद यूं भी बीजेपी से अलग हो गई है, वो और ज्यादा अलग ना हो जाए, जिस रास्ते वो शरद पवार को ले जाना चाहते हैं, या जिस रास्ते उद्धव ठाकरे के परिवार के करीबियों को वह ले जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा के भीतर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ईडी की फाइल में दर्ज है, उस फाइल के रास्ते इलेक्शन से ऐन पहले कार्रवाई करने से क्या हुड्डा के अनुकूल हरियाणा में स्थिति बन जाएगी, जब उनके बेटे यात्रा कर रहे हैं, और बेटे यात्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मैसेज दे रहे हैं आने वाले वक्त में हम ही को सामने रहना होगा, और अगर सामने रहना होगा तो फिर बीजेपी क्या करेगी। यानी तीसरा संकट यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा अगर इन कदमों के बाद हार गए तब क्या होगा। और चौथा सवाल यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोबोट नहीं होती है। किसी भी राजनीतिक दल के भीतर एक व्यक्ति के आश्रय सियासत चलती तो है, लेकिन उसकी एक उम्र होती है। और क्या 2024 में 2013 की लहर जो बही थी उसकी उम्र खत्म हो गई, और अब एक नई परिस्थितियों में नए तरीके से नए चेहरे के आश्रय नई पॉलिसी और नए नियम कायदों के अनुसार राजनीति को साधा जाना चाहिए। और उस दिशा में क्या देश के गृह मंत्री ये सोचने लगे हैं, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं वह दूसरे नंबर पर है तो वो एक नंबर भी आज नहीं कल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक अनुकूल परिस्थिति तो बनानी होगी। और शायद इसीलिए इसके ठीक समानांतर कॉरपोरेट के भीतर भी एक मशक्कत चल रही है, और उन्हें भी लगने लगा है कि क्या किसी दूसरे चेहरे के आश्रय इस देश की राजनीति को बरकरार रखा जा सकता है जो बीते 10 बरस से चली आ रही थी। वो दूसरा चेहरे के पीछे क्या वो कॉरपोरेट आकर खड़ा हो चुका है। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की गूंज है, और उस गूंज के साथ बड़ा सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो 2014 से इस देश के भीतर में लोगों से जुड़े रहने के लिए ही राजनीति साधते थे, इस बार लोगों से दूर होकर वो कैसे राजनीति साधेंगे, और क्या इस राजनीति का असल मंत्र देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुट्ठी में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।